खिदमत दहलीज ऐप ये आई और छा गई। एक हफ्ते के दौरान 14,115 शिकायत दर्ज हुई, जिनमें से 11,646 शिकायत दूर कर दी गई हैं। सूबे भर में 14 लाख लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया। किस नौयत की शिकायत मौसूल हुई, एक्शन कैसे लिया गया, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब ने। उस्मान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ये स्टैट्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं कि 14,115 शिकायत आती हैं और 11,646 शिकायत दूर हो जाती हैं। ये वाकई दूर हो गई हैं या कि इन शिकायत को मुतालिका फॉरम पर भिजवा दिया गया है टू एड्रेस? लेकिन ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो खिदमत आपकी दहलीज पे एप्लीकेशन है या ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत बेसिकली हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं कि आप पहले अपनी छोटे छोटे कामों के लिए अपनी दरख्वास्तें लेके दफातर में जाते थे। कभी कोई ऑफिसर आपसे मिलता था, कभी कोई नहीं मिलता था। जिसकी कोई अप्रोच होती थी या सरकार में कोई जानने वाला होता था, उसकी एप्लीकेशन तो कहीं पहुंच जाती थी। बाकी लोग जो हैं वो अपनी एप्लीकेशंस के साथ जो है वो मायूसी के साथ आगे पीछे फिर रहे होते थे। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि लोग जो अपनी जेन्युइन कंप्लेंट्स देना चाहते हैं वो इस एप्लीकेशन के थ्रू तस्वीरों के साथ अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो दफ्तरों के चक्कर ना काटें और उन कंप्लेंट्स को सेंट्रली किसी न किसी जगह पर। बिल्कुल जी, नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात ये, इस एप्लीकेशन के थ्रू हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कंप्लेंट रेजोल्यूशन तो ऑब्वियसली उन्हीं लोगों ने करनी है जो पहले दफातर में नहीं मिलते थे। अब जो मॉनिटरिंग उनकी की जा रही है या उनको हम बेसिकली देख रहे हैं वो ये कि वो कितनी देर में कंप्लेंट रिजॉल्व करते हैं, नंबर 1। और फिर वो कंप्लेंट जो रिजॉल्व करते हैं उसका लेवल क्या है, उसका सेटिस्फैक्ट्री या क्वालिटी का लेवल क्या है। यानी जिस शख्स ने कंप्लेंट दी है उसको फिर पता चलता है कि उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व हुई हुई है और फिर वो उस कंप्लेंट के बारे में अपना फीडबैक देता है कि मेरी जो कंप्लेंट है उस पर मैं कितना मुतमईन हूँ। अच्छा, अब बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें हो गई। एक तो कंप्लेंट रजिस्टर हो गई, दूसरा उस कंप्लेंट का रेजोल्यूशन हो गया और तीसरा फिर उसकी क्वालिटी हो गई। सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें हम बुनियादी तौर पर 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 दिन का है जिसके अंदर उस कंप्लेंट ने रिजॉल्व होना है। और बियॉन्ड 3 डेज़ उस कंप्लेंट ने फिर इवेंचुअली वो एस्केलेट कर जाएगी और नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो पहुँच जाएगी। हमने लाहौर के अंदर ये किया है कि हम उसको 3 दिन पर भी नहीं जाने दे रहे। हमने एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है जिसमें हम बैठ के उस कंप्लेंट रेजोल्यूशन को उन रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ टेकअप कर रहे हैं और उनसे फिर पूछ रहे हैं कि भी इसमें 3 दिन वाला क्या है, इसमें 1 दिन वाला क्यों नहीं है, या ये 1.5 दिन में या 2 दिन में क्यों नहीं हो सकती। एक तो ये है कि हम उस इंटरफेस के थ्रू वो 3 दिन तो सिस्टम ने मैक्सिमम अलाउ किए हैं। फॉर इंस्टेंस कूड़ा है, कूड़ा तो रोज़ उठाना है। अगर कोई ये कहेगा कि मैंने इस गली का कूड़ा 3 दिन में उठाना है तो 3 दिन में तो फिर 3 दिन का कूड़ा हो जाएगा ना, फिर आप उसको मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है। एक इंटरफेस डेवलप करके हमने ये इंश्योर किया है कि हम उस कंप्लेंट रेजोल्यूशन का जो टाइम है उसको कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कम करें। और दूसरा ये कि हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो कंप्लेंट रेजोल्यूशन की क्वालिटी, अगर मिसाल के तौर पर आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हुई लेकिन आपने उसको एवरेज रेट किया है, अब यहाँ पर बात हम ख़त्म नहीं कर रहे, हम उस एवरेज रेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए फिर दोबारा से उस कमांड एंड कंट्रोल रूम को यूज़ कर रहे हैं और दोबारा जाके देख रहे हैं कि वो कंप्लेंट जो है उस एवरेज रेजोल्यूशन क्यों हुई है। क्या कूड़ा पूरा नहीं उठाया गया, क्या पानी सही तरह से साफ़ नहीं किया गया, क्या स्ट्रीट लाइट फंक्शनल नहीं की गई, या जो भी कंप्लेंट की नेचर थी उसकी सेटिस्फैक्ट्री लेवल पूरा क्यों नहीं। इस कंट्रोल रूम का हमें ये भी फ़ायदा है कि समटाइम्स इररेलेवेंट कंप्लेंट्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर सफाई की कंप्लेंट है लेकिन किसी ने कह दिया मेरी ज़मीन पे कब्जा हुआ है, वो बिल्कुल डिफरेंट कंप्लेंट है जो कि इस कमांड एंड कंट्रोल इंटरफेस के अंदर या ये जो इस वक्त खिदमत आपकी दहलीज पे इंटरफेस है इसमें एड्रेस नहीं हो रही। एट द मोमेंट जो कंप्लेंट्स हम रजिस्टर कर रहे हैं या जो एड्रेस कर रहे हैं उन कंप्लेंट्स को स्पीड अप करने के लिए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और ये देखने के लिए कि फ़ेक रेजोल्यूशन तो नहीं हो रही। लेकिन जब भी कोई सिस्टम आप बनाते हैं उस सिस्टम की कामयाबी या सक्सेस ये होती है कि आप उसको कितना अच्छा मॉनिटर कर रहे हैं, कितना अच्छा रिव्यू कर रहे हैं। उसमें हमने एक सिस्टम डाला हुआ है जिसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी सब्सिक्वेंटली फ्लो करेगी। जो अच्छा काम करेंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनके लिए पनिशमेंट आएगी। तो वो तभी मुमकिन है जब आप उसको बैठ के एनालाइज कर रहे हो या रिव्यू कर रहे हो। तो ये जो हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है, इस सेंटर में बैठ के हम इन तमाम एप्लीकेशंस को ना सिर्फ फास्ट ट्रैक करवा रहे हैं बल्कि इनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक्चुअल जो इसका स्पिरिट है खिदमत आपकी दहलीज पे वो अचीव किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के
जो नंबर्स हैं वो नंबर्स अच्छे हैं, और जो आप जिस तरह आपने कहा ये रेजोल्यूशन है, ये बिल्कुल न सिर्फ रेजोल्यूशन है बल्कि इस रेजोल्यूशन को मॉनिटर भी किया गया। अगर किसी ने फेक रिजॉल्व किया है, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई कि लोगों ने कहा कि फॉर इंस्टेंस किसी जगह पर कूड़ा पड़ा हुआ है और उसकी तस्वीर भेजी, तो किसी दूसरी जगह की तस्वीर अपलोड करके सिस्टम में ये शो किया गया कि ये कंप्लेंट हमने रिजॉल्व कर दी। ये कमांड एंड कंट्रोल रूम में बैठ के हमने इसको भी मॉनिटर किया और इसको भी करेक्ट किया। सो हमारा मकसद ये है कि ये जो पूरी की पूरी जो प्रोग्राम बना है या जो सिस्टम बना है, इसके तहत लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि ना सिर्फ वो अपनी जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसको कोई रिजॉल्व कर रहा है, बल्कि कोई ना कोई बैठ के उसको रिव्यू भी कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम जो है वो उसको, या जो लोग रिजॉल्व करने वाले हैं वो उसको मजाक ले रहे हैं या उसको ज़्यादा सीरियस नहीं। सर यानी मैं ये समझूं कि हुकूमत को आपको इस सिस्टम को धोखा देने की कोशिश की ज़रूर गई। जिस तरह आपने खुद कहा कि अगर एक जगह से कंप्लेन आई तो किसी दूसरी जगह की जहाँ पर सफाई हो गई थी वहाँ की तस्वीर दिखा दी कि काम हो गया, फिर आप लोगों ने चेक किया, यानी ये हुआ। देखिए ये होता है, ये हमारे यहाँ हमने बहुत सारी और जगहों पर देखा है। मैंने डेंगू में देखा है, मैंने पोलियो में देखा है। जितने भी पब्लिक सर्विस के इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, अगर आप उनको रिव्यू ना कर रहे हो, मॉनिटर ना कर रहे हो, तो दो बातें होती हैं। एक तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी होता है। समटाइम्स जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ नहीं करने आती, सो नेसेसरीली वो चीट नहीं कर रहे होते। समटाइम्स उनको पता भी नहीं होता कि हमने कैसे रिजॉल्व करनी है। वो कंप्लेंट हो सकता है उन्होंने जेन्युइनली किसी और जगह की रिजॉल्व की हो, लेकिन तस्वीर जो है वो किसी और गलत जगह पर और हो सिर्फ एक कचरे के मामले पर है सर, सिर्फ कचरे के मामले पर हो रहा है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपने मिसाल के तौर पर अपनी गली की स्ट्रीट लाइट की तस्वीर भेजी है कि ये स्ट्रीट लाइट फंक्शनल नहीं है, तो उसकी स्ट्रीट लाइट ऑन करके उसकी तस्वीर किसी ने दोबारा सिस्टम में अपलोड करनी है कि जी स्ट्रीट लाइट हमने लगा दी है, ये ठीक कर दी है। फॉर इंस्टेंस आपने तस्वीर भेजी है कि आपकी सड़क पे पानी खड़ा हुआ है या आपके घर के बाहर को गटर चौक हुआ है, तो उसको साफ़ करके उसकी दोबारा तस्वीर आनी है कि जी वो ठीक हो गया। समटाइम्स ये जो रेजोल्यूशन या जिसको हम फेक जी बिल्कुल, वो इश्यूज़ जो हम रोज़ाना कर रहे होते हैं, जो रोज़ाना मतलब हमारी जो जितने भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी के महकमे हैं उनका काम है वो करना, और उस पर लोगों को एम्पावर किया जा रहा है कि वो बजाय इसके कि कहीं टेलीफोन करें और उनका कोई फ़ोन अटेंड ना करे, या वो कहीं दरख्वास्त लेके जाएँ और वहाँ उनको पता ना हो कि कौन दरख्वास्त वसूल करेगा या ये काम ही किसने करना है, तो उन्होंने सिर्फ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रेलिवेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो तस्वीर है या शिकायत है या प्रॉब्लम है उसको अपलोड करना है, एंड विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम वो रिजॉल्व होगी। और अगर वो रिजॉल्व नहीं होगी तो उसके पास ये ऑप्शन मौजूद होगी कि वो उसको नेगेटिव या बुरा रेट करेगा, या उसका अपना फीडबैक जो है वो अकॉर्डिंगली इस तरह से देगा। जो आप पहले बात कर रहे थे रेजोल्यूशन वाली, उसमें आपने कहा सिस्टम में कोशिश की जाती है गलत तरीके से रिजॉल्व करने की। ऑब्वियसली दोनों साइड्स होती हैं। एक ये भी होता है कि कुछ लोगों को इल्म नहीं होता कि रिजॉल्व करके हमने उसको यूज़ कैसे करना है, और कुछ लोग पर्पसफुली भी ये काम करते हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है। अगर उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि हमें कोई देख नहीं रहा, या हमारा ये जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है इसमें कोई एज सच मॉनिटरिंग नहीं हो रही, तो फिर लोग सिस्टम में उसको चीट करना भी शुरू करते हैं। और उसको तभी मुमकिन होता है कि आप उसको प्रॉपरली बैठ के रिव्यू कर रहे हो, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम इस एक्टिविटी को रिव्यू कर रहे हैं। अभी तक जितनी कंप्लेंट्स आई हैं हमें टू द पॉइंट पता है कि कितनी फेक कंप्लेंट्स थी, कितनी कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन किस लेवल का हुआ है, जहाँ भी एवरेज रेजोल्यूशन हो। उस्मान साहब, कितने फीसद कंप्लेंट्स फेक थी इन 14,000 में से? देखिए जी, इस वक्त मेरे पास जो फेक का नंबर है वो फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। जो कंप्लेंट्स हमारे पास रिजॉल्व हुई उसके अंदर जो फेक कह लें या जिसमें एवरेज कह लें कि रिस्पांस था, उनका नंबर गो के इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ऐसे है कि मैं आपको फॉर इंस्टेंस बताऊं कि पहले जो हमारे पास इस वक्त तक 31 तारीख से लेकर अब तक जो टोटल कंप्लेंट्स का नंबर है लाहौर डिवीज़न का, वो 1461 का है, जिसमें से 820 कंप्लेंट्स जो हैं वो कम्प्लीटली रिजॉल्व्ड है और सेटिस्फैक्ट्री लेवल के साथ रिजॉल्व्ड है। इसमें से जो इररेलेवेंट थी, यानी कि मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि सफाई की कंप्लेंट की जगह पर किसी ने कब्ज़ा की कंप्लेंट जो है वो शो की हुई है, तो वो 324 थी। इनमें से 4 ऐसी कंप्लेंट्स थी जो कि जिनका ताल्लुक़ ही एक्चुअली खिदमत आपकी दहलीज पे एप्लीकेशन के साथ नहीं था, और 313 जो है वो अभी इस वक्त अंडर प्रोसेस है। इनमें से जिन कंप्लेंट्स को हमने रिव्यू किया फॉर द पर्पसेस ऑफ देयर क्वालिटी, उनका जो जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको सिर्फ कल की बात बताऊं तो कल दिन के अंदर हमारे पास जो लाहौर में टोटल कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं लाहौर डिवीज़न के अंदर, वो 140 हैं, जिसमें से 81 जो थी वो लाहौर से रिलेट करती थी, 26 शेखुपुरा से, लाइकवाइज 25 कसूर से, और 8 जो है वो ननकाना साहब से करती थी। इसमें जब हमने रेजोल्यूशन चेक किया तो जो एक्चुअली
अच्छी रिजॉल्व हुई थी वो 34 थी, और जो एवरेज रिजॉल्व हुई हुई थी वो 13 थी। तो इन 13 को जो एवरेज रिजॉल्व हुई हुई थी, इनको हमने फॉलो अप करवा के इनको हमने फिर ठीक करवाया, और आज मतलब हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे कि जो हमने दोबारा रिजॉल्व करवाई थी उस पर लोगों का फीडबैक। बिल्कुल ठीक है, फेक रिजॉल्व जो हुई थी कल 140 में से, वो जो आपने नंबर पूछा, 140 में से जो फेक रिजॉल्व हुई थी वो 6 हुई थी, 6 थी। तो ये जो नंबर है ये थोड़ा है, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर इसको रिव्यू कर रहे हैं, हर रोज एक डिफरेंट यूजर इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए नंबर जो है बेहतर हो रही है। 140 में से 6 इज अ लो नंबर। ठीक है, बेहतर हो रही है, और जब ये हम रोजाना रिव्यू किया करेंगे तो ये 6 और से बेहतर हो जाएगा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और ये इससे भी 0 पर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। सूबाई हुकूमत की जानिब से जो ही मिली इजाज़त, तो गुज़श्ता रात मैंने महक ने सोचा कि ज़रा देखें तो सही कि बाहर हो क्या रहा है। इन फूड पॉइंट्स पर फैमिलीज़ का रश कितना है। लोग जो कि काफ़ी दिन से घरों के अंदर थे, जो घर के खाने खाकर थक गए थे, थोड़ा तंग आ गए थे, वो बाहर गहमा गहमी अब कैसी है, तो आपको दिखाते हैं कल बंस रोड पर हमने क्या देखा। नरमी हो गई है, डाइन आउट की इजाजत मिल गई है, इसलिए तो हर जगह पर रौनक लग गई है। जहां पहले सड़कें सुनसान थी, जहां रेस्टोरेंट्स वीरान थे, वहां पर अब रौनकें बहाल हो गई। कराची में खाबों के शौकीन घरों से बाहर निकल आए हैं। इस रात उन्होंने सोच लिया है जिस खाने को बहुत ज़्यादा मिस किया वो खा के रहेंगे। मैंने सज्जी को मिस किया बंस रोड की, मैं खाने आ गया हूँ। आपने क्या मिस? आपके घर सज्जी नहीं बनती थी? नहीं बनती है, लेकिन जो बाजार की सब्जी है वो वहाँ नहीं बनती। देखिए, ये हर एक शहरी की सोच है कि जो बाजार का खाना है वो बाजार का खाना है। जो बंस रोड के खानों की खसूसियत है वो यहीं के खानों की खसूसियत है। बेगमात जितना मर्जी अच्छा खाना पकाएं, वो बंस रोड जैसा खाना नहीं पका सकती। तो जनाब हमने अच्छा बनाती है, डिस्क्लेमर है, मेरी बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो जनाब हमने सोचा कि अगर इजाज़त मिल गई है तो हम भी बाहर निकलते हैं, हम भी बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि ये जितना भी लॉकडाउन था जिसमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, हम घर बैठ के बस ऑर्डर कर देते थे और घर के माहौल में हम वो बाहर का खाना एंजॉय करते थे। लेकिन बाहर का खाना और खुसूसन देसी खाना मज़ा ही तब आता है जब आप उस जगह पर जाएं और गरम गरम खाएं। गरम गरम बिरयानी हो, हलीम हो, टिक्के हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, जब वो मज़ेदार से गरम गरम पक के सामने आती है ना, खाने का मज़ा तभी आता है। तो आज सिंध के लोगों ने शुक्र अदा किया होगा कि भाई अब हमें बाहर बैठ के खाने की इजाज़त मिल गई है। ताजिर बिरादरी भी खुश है क्योंकि 8 बजे तक दुकानें खुली हैं। हमने सब्जी ऑर्डर की है जो कि शुएब मुझे खिला रहे हैं, क्योंकि मैं खाली हाथ आई थी मोबाइल लेके पैसे ये देंगे क्योंकि इन्होंने इसरार किया कि आज बाहर चलते हैं, बाहर का खाना खाते। तो मैंने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, नाज़रीन को भी नाज़रीन को लेके जाएंगे। लेकिन आगे देखें कि अभी हमारी सब्जी नहीं आई, लेकिन कैमरा आपको दिखा सके बन रही है, सब्जी तैयार हो रही है। उसकी खुशबू से हमारा ना पेट भर रहा है। मैं तो कहता हूँ अभी से ही हो रहा है कि बस जैसे ही आएगा ना उस पर टूट पड़ना है। मैं भी से आपको बताता हूँ, मैं खाती इतना नहीं हूँ, लेकिन शुएब इतना इसरार करे तो खाना पड़ेगा। मैं कितना ज्यादा नहीं खाती, इतना ज्यादा नहीं खाती है, थोड़ा सा खाती है। तो जनाब हमने सब्जी पे हाथ साफ करना है, उसके बाद यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करनी है। मैं चाहूंगी कि मैं खवातीन से बात करूँ और जानूँ कि शौहरों को क्या कह के यहाँ पे लेके आई हैं। और मैं उन तमाम नौजवानों से और मर्द हजरात से बात करता हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पर उन्हें खींच लाई है, जिसका उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। कोई तो मुझे यकीन कहेगा कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ खाने आए यहाँ पर बारबेक्यू, और हो सकता है कोई मेरी तरह सब्जी खाने यहाँ पर आया हो और तो कोई बिरयानी या हलीम खाने आया, क्योंकि बंस रोड एक ऐसी जगह जहाँ जो कि फूड हब है, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर, और लोगों ने इसके खुलने का यकीन करें इतना इंतज़ार किया होगा जिसकी कोई हद नहीं। तो पहले हम सब्जी खाएंगे, पहले पेट पूजा करेंगे, फिर काम दूसरा करेंगे, यानी फिर लोगों से बात करेंगे। तो पहले सब्जी खा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो यहाँ पर चटपटे खाने खा रहे हैं, जरा उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लॉकडाउन खत्म हुआ, आउटडोर डाइनिंग की इजाजत मिली तो आप फौरन से भागे चले आए? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे तो खाने बैठ गए, बस भूख लग रही थी और क्या। यानी आपको इंतजार नहीं था लॉकडाउन खत्म होने का? नो नो नो। यानी ऐसे भी हैं जिनको लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर आप भी इसी तरह बस आके बैठ गए? बस हम यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ सामान लेना था। अच्छा। तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो फिर खाना बंस रोड की सबसे ज्यादा चीज़ क्या पसंद है? हमें तो यहाँ कढ़ाई पसंद है, ज़्यादातर कढ़ाई खाते हैं, मटन खुशी हुई है कि लॉकडाउन खत्म हो गया? बस खुशी है। खुशी है, खुशी तो है, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे शहरियों की मेहनत है, ये हमारे पाकिस्तानियों की मेहनत है, एहतियात की है, और इसीलिए लॉकडाउन में नरमी है और अब डाइन आउट यानी बाहर बैठे खाने की इजाज़त मिली। चलते आगे देखते हैं महक किधर है। तो जनाब कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उन्होंने सोचा कि अब बाहर रोटी खाने की इजाज़त मिल गई तो घर में बनाने की सोचती है। सर उनसे बात करते हैं, देखते हैं बात करती भी हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खा रही हैं आप? हलीम। मज़ेदार है?
जी हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि अब बाहर खाना खाने की इजाज़त मिल गई तो आपने सोच लिया कि घर में खाना नहीं पकाना? क्यों नहीं बनाते ये तो बनाएंगे? हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं कि लॉकडाउन में इजाज़त नहीं थी कि आपने जो है वो बाहर खाना खाना है, अब आपको इजाज़त मिल गई है तो बस फ़ौरन से आपने कहा कि बाहर निकलते पहले ही दिन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि घर पे बंदा बैठ बैठ के परेशान और बोर भी होता है, घर का खाना रोज अच्छा भी नहीं लगता। तो अब रोज़ाना बाहर आना है? नहीं रोज नहीं, डेली का तो नहीं है ना। हाँ। कभी कभार इंसान का बाहर का खाने का मूड होता है, ऐसे लॉकडाउन में तो नहीं होता। लॉकडाउन में क्या करती थी वैसे? मिस करती थी बाहर के खाने को? तो मिस तो होता ही है खाना बाहर का। सही है। तो जनाब एक भाई साहब भी मौजूद हैं, बड़ा इसरार करें कि भाई मुझसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि बाहर आप लेकर आए हैं घर की खवातीन को खाना खिलाने के लिए? खाने के लिए इसीलिए है कि भाई घर का खा खा के बेजार हो गए, थोड़ा बाहर भी शुक्र होना चाहिए। तो शुक्र अदा करते हैं आप कि अब आपको बाहर नहीं खाना शुक्र खाने की अदा इजाज़त है मिल गई करते हैं कि ये नहीं बोलते कि नहीं है। हर जहाँ पे बैठ जाओ कि हम पुलिस वाले, हम नौकरी वाले, ठीक है, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन हम जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ पे बिल देके जाते हैं, लेकिन थोड़ा घर वालियों को भी थोड़ा एंजॉय करवाते हैं। एंजॉय करवाना पड़ता है और ये ज़रूरी है क्योंकि लॉकडाउन में वो बोर हो गई थी। ठीक है। तो भाई हर पुलिस वाला ऐसा दिल वाला होना चाहिए कि वो कहे कि मेरे घर की खवातीन भी इंजॉय करें, क्योंकि मैं तो इंजॉय करता रहता हूँ। तो लॉकडाउन हमने देखा कि जैसे ही पाबंदियाँ ख़त्म हुई, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ, तो जनाब खवातीन जो हैं उन्होंने मर्दों से ज़िद की कि आज खाना घर में नहीं पकेगा, आज हमने बाहर खाना है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करें। बच्चों को सैर करा रहे हैं? जी बच्चों को सैर करवा अच्छा ये बताएं कि लॉकडाउन में नरमी हुई, अब ये डाइन आउट की इजाज़त मिली, कितनी खुशी की बात है कि बच्चे जिद करते हैं कि बाबा इजाज़त मिल गई, बाहर चलो खाने को। नो डाउट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये हम लोग भी बड़े प्रेशर में थे, इसलिए कि बच्चों की जो है ना, एक तो स्कूलिंग ऑफ थी, प्लस बच्चों के लिए जो है ना कोई एक्टिविटी नहीं थी बाहर की। तो अभी यह है कि थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं कि बच्चों को जो है ना थोड़ी सी आउटिंग भी मिल गई है और डाइनिंग की जो है ना थोड़ा क्या सा। बात है। बच्चों से भी ज़रा बात करते हैं कि ये जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं ये क्या फरमाइश करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? आपने क्या खाना है यहाँ से आज? क्या पसंद है, फेवरेट क्या है? बताएं, बिरयानी टिक्का जो भी है आपको बताएं। हलीम। आज ये खाएगी हलीम, ठीक है जी। आपने क्या खाना है प्यारे से बेटे? ये टिक्के के शौकीन है भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या खाओगी? रोल खाया है। क्या खाओगी? रोल पराठा खाएंगी। भाभी से बात। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये आपने भी जिद की कि भैया लेकर चलो बाहर, आज बच्चों के साथ बाहर चलने, आउटिंग करनी है। जी जी। क्या खाएंगी यहाँ से आज? मैंने हलीम खाया है, मुझे हलीम बहुत पसंद है। खा लिया हलीम, अब जा रही है घर, क्या बात है। जी। ये कितनी अच्छी बात है भाभी, की जाहिर है हम सबकी मेहनत है, ये पाकिस्तानियों की, कराची वालों की, कि एहतियात की है, जी। तभी आज हम ये दिन देख रहे हैं कि एक लंबा लॉकडाउन रहा, अब जरा नरमी हुई है। कुछ कहना चाहेंगी? एहतियात भी अच्छी चीज़ है, पर एहतियात कर कर भी ना थक गए। ठीक है, जी। तो थोड़ी सी तो एहतियाती हो रही है आज। एहतियात के साथ थोड़ा सा सहर करने के लिए, थोड़ा बाहर निकलने के लिए दिल चाहा। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा अच्छा पैगाम है। बेएहतियाती नहीं करनी, एहतियात करके थक जरूर गए लेकिन एहतियात के साथ बाहर आएँ और खाना ज़रूर खाएं। ज़ाहिर है जो चटोरे हैं वो घर नहीं रुक सकते, इस तरह बाइक पर निकल आए हैं बाहर कि आज तो यहीं से खाना खा के हम वापस जाएंगे। तो जनाब लोग खाना खा रहे हैं, खाने को एंजॉय कर रहे हैं, हमने भी सज्जी खाई है, बहुत इंजॉय किया। हम लोगों से बात करने की कोशिश करें, कुछ लोग भाग भी रहे हैं, बात नहीं कर रहे। बात करते हैं यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग मौजूद है। एक भाई साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्डर नहीं किया? ऑर्डर हमने किया है, मटन कढ़ाई ऑर्डर की है और कटाकट ऑर्डर किया है। जबरदस्त इंतजार था कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो, कटाकट खाएं, बाहर जाके मटन कढ़ाई खाएं। जी जी क्यों घर में नहीं बनती थी? ये बनानी नहीं आती थी। असल में हम शॉपिंग पे आए हुए थे तो सोचा कि जहाँ पे खाना भी मतलब लॉकडाउन खत्म होने का भरपूर फायदा उठाया। बिल्कुल। क्या शॉपिंग की, वो पैसे खर्च करवाए? हाँ जी, सैनब मार्केट से और उधर से। अच्छा, तो ये आप इंतजार कर रही थी कि जैसे सिंध गवर्नमेंट कहेगी कि बाहर के खानों की इजाजत हम दे रहे हैं तो मैंने बाहर जाना है खाना नहीं, खाने। हम स्पेशली नहीं आए, हम अच्छा, वैसे बेसिकली मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी कि शॉपिंग की हम लोग थक गए थे। हाँ जी, हमने कहा अब घर जाके कुछ नहीं पकाना। नहीं, वो जो घर वाले पका के खा चुके बच्चों को तो देने, वो घर खा रहे हैं, पकाया उन्होंने। तो ये जो आपने ऑर्डर किया है ये इनकी पसंद से किया है, ये सिर्फ अपनी पसंद आपने बताई है? ये दो चॉइसेस दी है ना, एक इनकी चॉइस है मटन कढ़ाई है, हमारी चॉइस दूसरी थी, दोनों ने मिक्स करके कर आपकी दिया। चॉइस है ब्रेन मसाला। हाँ, ब्रेन मसाला। ये
जो मर्द होते हैं ना, पता नहीं क्यों ब्रेन मसाला इतना पसंद होता है, औरतों के ब्रेन खाते रहते हैं, फिर ब्रेन मसाला भी खाने आ जाते हैं। तो जनाब ये इन लोगों ने किया ये कि शॉपिंग कर रहे थे। लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा कि किसी हद तक ख़त्म किया गया। 8 बजे तक दुकानों को इजाज़त मिली है, 12 बजे तक आप बाहर बैठ के खाना खा सकते हैं, तो हर कोई इंजॉय कर रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जब आप खाना खाने आए तो प्लीज़ SOPs का ज़रूर ख्याल रखें, सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें, समाजी फासले को मेंटेन करें। मिलवाते हैं आपको गोल्ड मेडलिस्ट से मिक्स मार्शल आर्ट में कई हरीफों को नॉकआउट किया, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे, गुर्बत, मौशी हालात, इनकी वजह से वो कराची की फ्रूट मंडी में फलों की पेटियां उठाने पर मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं इन टैलेंटेड नौजवानों की, आसिम खान और शाहजेब की। कौमी सतह के मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। दोनों एथलीट दिन भर फ्रूट मंडी में वज़न ढोते हैं, शाम में अपना जुनून पूरा करते हैं, एकेडमी जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बहुत से मुकाबले जीत चुके हैं, बहुत से मुकाबले जीतना चाहते हैं, ख्वाब बहुत ऊंचे देख रखे हैं। अल्लाह इनका हर ख्वाब पूरा करे। आज आसिम और शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आसिम? अल्लाह का करम है। शाहजेब आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टेबल पे जनाब इनकी कारकर्दगी है, इनके मेडल्स हैं, इनके सर्टिफिकेट्स हैं जो कि इन्होंने मुख्तलिफ जगह पर जाकर हासिल किए हैं। बेशुमार सर्टिफिकेट्स हैं, आई एम श्योर ये कम हैं, कुछ ज़्यादा ही होंगे। आसिम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बहुत से मेडल्स, बहुत से सर्टिफिकेट, थोड़ा बताएंगे। एक तो ये कि बेसिकली कहाँ से हैं, दूसरा ये कि कब से शौक़ है, किन किन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आसिम खान। मैं बेसिक जनूबी वज़ीरिस्तान से हूँ। ओके। बादशाह ऊशू एकेडमी से खेलता हूँ। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA, ऊशू ये खेलता रहता हूँ। मैंने 2014 से मैंने स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। 2015 में मैंने बॉक्सिंग के लिए नेशनल बैंक की उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। फिर 2017 में DG रेंजर हुआ, उसमें 722 लड़के थे। अच्छा। 722 लड़के, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की माशाल्लाह। फिर 2018 में किक बॉक्सिंग हुई अल पाकिस्तान, उसमें KPK का लड़का था, अल पाकिस्तान था, KPK का लड़का था, उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन पहले राउंड में मैंने नॉकआउट मार दी। फिर 2018 हुई क्वेटा में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर हासिल की। फिर अभी 2019 में फिर किक बॉक्सिंग हुई, DG रेंजर हुआ, उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। माशाल्लाह। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं अल्लाह की फसल से। अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे ये बताएं कि ये तो नेशनल लेवल के इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान में हुए हैं, बाहर भी कभी गए? बाहर अभी शेख आया था ट्रायल के लिए। अच्छा। हाँ, दुबई से ट्रायल ले रहे थे किक बॉक्सिंग की। पूरे वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप था, उसमें मैंने ट्रायल दी, मैं सेलेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें? पाकिस्तान से 3-4 लड़के हमारे सेलेक्ट हुए थे। उसमें मेरा ड्रा आ चुका था, स्पेन के लड़के के साथ मेरी फाइट लग चुकी थी, मोरनीला के साथ। अच्छा। फिर बीच में ये कोरोना वायरस आया, फाइट कैंसिल हुई, पीछे हुई, वो फिर राब्ते में थे। उसके बाद फिर मैंने फिर ट्रायल ली, अपनी वेट वगैरह फिर मैंने भेजा, अब सिलेक्शन फिर हुई है, मैंने दुबई में फिर ट्रायल दे दिए। अच्छा। और इसके अलावा मैंने सुना रशिया भी। हाँ, मास्को, वो ट्रायल जो दुबई में मैंने भेजे हैं ना, वो रशिया के लिए। वो रशिया के लिए। तो रशिया जाएंगे इंशाल्लाह। यानी ये पहली बार होगा कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे बाहर जाकर, रशिया में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, तो ये जब हो जाएगा तो ये इसका खर्च कौन उठाएगा? आप खुद करना पड़ेगा आपको, पाकिस्तान करेगा, कौन करेगा? ये तो जब सिलेक्शन होगी, जाना होगा, वो फिर बताएंगे कि आप करोगे या हम लोग करेंगे। पहले तो वो बता रहे कि हम लोग करेंगे सारा खर्च, फिर उसके बाद जब आएंगे इवेंट फिर पता चलेगा। ठीक है। अब शाहजेब आप भी बताएं, जिस तरह आसिम बता रहे थे, कितने सालों से कर रहे हैं आप ये प्रैक्टिस, और जो मुकाबले आपने जीते हैं कि माशाल्लाह आपके पास भी यहाँ पर बहुत सारे मेडल्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2014 से स्टार्ट की बॉक्सिंग। सही। सबसे पहले मैंने बॉक्सिंग DG रेंजर के मुकाबले किए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड हुआ। ओके। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आ रहे थे हम सब, गोल्ड। और किक बॉक्सिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल एक फ़ाइट्स थी, उसमें मैंने नॉकआउट मारा माशाल्लाह, इस्लामाबाद में। उसके बाद फिर MMA की फ़ाइट्स थी, कराची में आई थी नेशनल, मतलब वो लड़का इंटरनेशनल लड़का था, उनको मैंने नॉकआउट किया पहले ही राउंड में। और फिर पाक और श्रीलंका की बीच में एक फ़ाइट्स हुई किक बॉक्सिंग की लाहौर में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने श्रीलंकन को पहले ही राउंड में गिराया, नॉकआउट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है। और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और SFN जो इस्लामाबाद में हुआ, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी MMA की।
और पिंडी में दोबारा हुई MMA की फ़ाइट्स, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो नॉकआउट मारा, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन। तो ज़्यादा फोकस किक बॉक्सिंग पर है या MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स पर है? ज़्यादा फोकस तो फ़िलहाल अभी MMA के ऊपर है, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो MMA का आ रहा है। अच्छा, जिस तरह आसिम बता रहे थे कि सिलेक्शन तो उनकी हुई है दुबई के लिए भी और मॉस्को के लिए भी, तो आपका भी ऐसा कुछ मामला चल रहा है बाहर जाने का? इंशाल्लाह इनके साथ हमारा भी होगा, क्योंकि सबसे हमारे सीनियर ये हैं। अच्छा, पहले सिलेक्शन इनकी हुई, इनके बाद फिर हमारे भी सब कुछ भेजा उनको जो। अच्छा, आपकी सिलेक्शन अभी प्रोसेस में है? जी जी। तो आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाकर रिप्रेजेंट करें। आप शाहज़ेब मुझे अपनी रूटीन बताएं कि एक तरफ आप ये मेडल्स इकट्ठे कर रहे हैं, एक तरफ आप तैयारी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें बाहर जाकर, दूसरी जानिब अगर मैं आपकी अपनी लाइफ पर आऊँ तो वो तो बहुत टफ़ है। आप फ्रूट मंडी में होते हैं, थोड़ी क्या रूटीन होती है फ्रूट मंडी में आपकी? फ्रूट मंडी हम सुबह 5 बजे उठते हैं और तैयारी शराई करके तो वहाँ जाके फिर हम पेटियाँ उठाते काम करते हैं और पीठ पे लेके जानी होती है पेटी। तकरीबन 5-6 बजे तक हम लगे रहते हैं वहाँ से आते ही हम बस तैयार होके डायरेक्ट क्लब जाते ही 11-12 बज जाते हैं ट्रेनिंग करके। फिर डायरेक्ट घर सो के फिर दोबारा 5 बजे उठना पड़ता है। तो शाहज़ेब, पेटियाँ उठाना एक टफ़ काम है, ज़ाहिर है आप वज़न उठा रहे हैं, झुक के उठा रहे हैं, इसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग मुतासर तो नहीं होती? ये सब बंदे के ऊपर होता है कि दिमाग में जो जिनका हौसला कम होता है वो टूट जाते हैं, जिनका हौसले बुलंद होते हैं वो कर लेते हैं सब कुछ। बेशक, कभी इस मार्शल आर्ट का मतलब ये है कि आपको मजबूत करते हैं। तो ये इसका मतलब मैं ये समझूं कि ये फ्रूट मंडी और आपका ये काम आपको मजबूत कर रहा है? मजबूत कर रहा है। और मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस वो बंदा होता है जिसके पास रब नहीं होता। बेशक, बिल्कुल। वो लोग कहते हैं कि आप लोग सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करते हो, उसके बाद फिर क्लब जाते हो, ये कैसे 2 काम होते हैं? इसमें कोई शक नहीं। हाँ, उस्ताद समझाते हैं कि भाई दिमाग मजबूत होना तो सब कुछ मजबूत रहता है। पहले दिमाग मजबूत होना चाहिए। दिमाग माइंड मजबूत रहना चाहिए। फिर ये कुछ भी नहीं है, ये काम तो हम लोग जब करते हैं ना, ट्रेनिंग की सोच पे करते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये भी एक तरह जिस तरह वेट लिफ्टिंग उठाते हैं, वज़न उठाते हैं, ये भी हमारे तरह फ़ायदेमंद है। पेटियाँ ऊपर जो हम लोग फेंकते हैं, ये भी जैसे हम लोग पुशअप करते हैं, पावर आती है हमारे अंदर, इस तरह भी हम ये करते हैं। ये इस माइंड पे करते हैं। आते डायरेक्ट चेंज करते, जैसी मंडी से आते चेंज करते, डायरेक्ट क्लब जाते, क्लब के बाद अपनी ट्रेनिंग करते, रात को आते, सुबह रात को आते, जैसे ही सो जाते फिर सुबह फिर। आसिम, दिमाग की मजबूती के लिए क्या करते हैं? वो हमारे उस्ताद क्या कहते हैं? जो क्लास के बाद हमारी आधे घंटे की तालीम होती है। अच्छा। उस्ताद हमें मोटिवेट करते हैं कि ये सिर्फ हमारे क्लब में ये नहीं है कि बस सिर्फ पंच, एक दूसरे को पंच मारना है, ये मारना है, ये करना है, वो करना है। पूरी बंदे को माइंडली तैयार करते हैं कि भाई दुनिया में ये चीज़ है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, इस तरह मजबूत है रहना है। सिर्फ ये नहीं कि बस हमारी ये फ़ाइट है, दुनियावी फ़ाइट भी बहुत है। इस तरह मुश्किलात आएंगी, इस मुश्किल में इस तरह कंट्रोल करना है, इस मुश्किल में इस तरह। उस्ताद हमें इस तरह तैयार करते हैं। उस्ताद आपको स्किल्स दे रहे हैं? हाँ, वो उस्ताद हमारे हैं कौन? इमरान कासिम खान। अच्छा, दोनों के उस्ताद वही हैं? आज हम जिस मकाम पर बैठे हैं उसकी वजह से बैठे। और ज़ाहिर है वो भी अगर आपको सुन रहे होंगे तो वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी आप पर बहुत मेहनत है। शाहज़ेब, यही सवाल आपसे भी है, दिमाग मजबूत कैसे होता है? परेशान नहीं होते, मायूस नहीं होते? मायूस क्या बता सकते हैं आपको कि मायूस बस काम चल रहा होता है उधर और इधर क्लब, तो दोनों तरफ से हमारे उस्ताद जो हमें तालीम देते हैं, जैसे आसिम ने कहा, तो वो हमें कहते हैं शुक्र करो कि ये काम आपको मिला है, वरना ऐसे लोग घूम रहे हैं कि 500 दिहाड़ी कमाने के लिए भी तरसते हैं। तो इसलिए हमें और जोश जज्बा मतलब जुनून आ जाता है कि हम काम भी करेंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आजकल के हालात तो आपने देखे हैं कि काम नहीं मिल रहा है। बेशक, लोग तरस रहे काम ढूंढने के लिए। कोरोना हम लोग कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, हर कोई काम छोटा नहीं होता। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार शुक्र है हमें काम तो मिला है। अगर काम नहीं होता फिर वैसे ही घूमते, फजूल घूमने से अच्छा बंदा काम करे। बिल्कुल ऐसा है। घर वाले भी बोलेंगे यार, बाहर मोहल्ले वाले में भाई लड़का सिर्फ बॉक्सिंग कर रहा है, ये कर रहा है, उससे अच्छा है भाई। ऐसे बोलते हैं ये?
कि बॉक्सिंग पे बहुत ध्यान है तुम लोगों का? बहुत बोलते हैं। घर वाले भी? नहीं, घर वाले नहीं, मोहल्ले वाले या दोस्त क्या कहते हैं? घर वाले जो सपोर्ट नहीं करता वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं बस तुम लोग सिर्फ बॉक्सिंग में लगे हुए हैं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं मिला। फिर आप क्या कहते हैं? एक मुक्का तो नहीं मार देते? नहीं, मुक्का नहीं मारते हैं। अच्छा। बस हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं है, आप लोग बोलते रहो। ऐसे भी थे कि भाई हमें बोलते थे इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ये वो। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दिन भी आए कि वो हमें कह रहे कि भूलना नहीं हमें। क्या ज़ाहिर है कि आपके पास इतने मेडल्स हैं, ये मेडल हर किसी के बस की बात नहीं, आसान काम नहीं है। शाहजेब, एक मेडल आपका ये मेरे पास है, 33rd नेशनल गेम्स पेशावर। जी। तो इसमें ये भी गोल्ड मेडल है? नहीं, ये ब्रॉन्ज मेडल है जी। ज़बरदस्त जी। ये जी ब्रॉन्ज मेडल 33rd नेशनल गेम्स पेशावर में मुनक़िद हुए थे और उस पर भी इनको ये मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल। और ये सिर्फ एक मेडल मैंने उठा लिया, वैसे बहुत सारे मेडल्स हैं। आपके पास भी है ये? जी। ओके जी, आसिम का भी है ये मेडल, यानी नेशनल गेम्स में आपने भी पार्टिसिपेट किया था। मैंने फर्स्ट पोजीशन, कायद आज़म ट्रॉफी में भी फर्स्ट पोजीशन। ये ज़बरदस्त जी, क्या बात है। मुझे शाहजेब ये बताएं कि फ़ैमिली कितनी सपोर्टिव है? फैमिलीज तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं कहती। अच्छा। अगर हम काम भी ना करें तो वो मना नहीं करती मार्शल आर्ट से। ठीक है। वो मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं, और एक भाई भी है मेरे, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। बाकी सब करते हैं मेरा सपोर्ट, सब कुछ। ये काम ना भी करें तो ये जितना भी हमारी डाइट्स का ख़र्चा है वो। कितना खर्चा होता है डाइट का? हमारे तकरीबन महीने का 20 से 30 हज़ार का डाइट का खर्चा होता है। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ें भी हैं जो कि मना की जाती हैं कोच की तरफ से, ट्रेनर की तरफ से, ये नहीं खानी और आपको बहुत पसंद होती है? जी, ये सब कुछ जो डीप फ्राई चीज़ें नहीं खाए पसंद है? वैसे पसंद तो है, लेकिन नहीं पसंद तो फास्ट फूड, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, नो फास्ट फूड। कभी ऐसा होता है कि किसी एक दिन चोरी छुपे चलो यार आज कर लेते हैं, थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, तो हमारे उस्ताद को पता चल जाता है। उस दिन फिर परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती होगी ना आपकी? हाँ, आसिम ऐसा होता है? परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, उस्ताद को खुद ब खुद पता चलता है कि भाई आज तुमने कुछ किया है, कुछ गड़बड़ खा के आए हो, गड़बड़ खा कर आए, साफ बताओ। फिर बता देते हैं कि आज पिज़्ज़ा खा लिया था, फिर बता देते हैं कि आज ये हुआ था, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, ये सीन था, ये सीन। दोस्ती कितनी अच्छी है आप दोनों की? दोस्ती तो भाई से ही बढ़कर है। अच्छा, तो ये दोस्ती कभी रिंग में हमें दुश्मनी में तब्दील होते नजर आती है कि नहीं, अच्छा, अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि कभी भी नहीं चेंज है हमारा। अच्छा, वेट चेंज है, कैटेगरी मेरी बिल्कुल ज़रा वेट की कैटेगरी अलग है। ज़बरदस्त जी, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को कि अगर मैंने वैसे अक्सर ये देखा है कि जब भी हम टैलेंटेड लोगों की बात करते हैं वो ज़रूर कहते हैं जी हुकूमत जो है ना वो सपोर्ट करे या इदारे सपोर्ट करें। मुझे चूँकि अभी तक इनसे ये ना बात सुनने को नहीं मिली। देर वेरी पॉजिटिव, देर वेरी एंथुसियास्टिक, और वो कहते हैं कि नहीं जी हम मायूस भी नहीं है, वी आर चैलेंज्ड, और हम जो है ना चैलेंज कबूल करते हैं, सॉरी, और वो कहते हैं कि मायूस होना नहीं चाहिए। लेकिन कोई शिकायत, कोई शिकवा है कि जैसे क्रिकेट को तवज्जो दे रहे हैं ना, इस तरह हमारे ये बॉक्सिंग MMA वाले लड़के को बहुत सारे लड़के हैं, सिर्फ हम नहीं है, हमारी तरह लड़के बहुत हैं। बिल्कुल हैं। आप सिर्फ देखें हमारे से टैलेंटेड लड़के हैं, मगर वो मायूस होकर कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है, उस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं है, उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, खेल छोड़ देते हैं, खेलना छोड़ देते हैं। भाई कब तक खेलेंगे, घर संभाले, हम अपना खेलें, कब तक? इस तरह थोड़ा इनको भी तवज्जो देना चाहिए। जैसे क्रिकेट, जैसे IPL हो रहा है, PSL हो रहा है हमारा अपना, इस तरह लीग होते रहेंगे तो लड़के बहुत निकलेंगे। ठीक है, तो आपको लगता है जी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, लीग्स होनी चाहिए? लोग मायूस हो जाते हैं इस काम को, मतलब मार्शल आर्ट को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो फैमिलीज होते हैं उनके बड़े होते हैं वो लड़के जो प्लेयर्स होते हैं। तो कोई रिक्शा चलाता है, कोई टिया लगाता है, कोई क्या काम करता है, कोई मंडी में काम करता है। इसी तरह फिर उनसे मतलब दिल टूट जाता है उन गेम से, फिर वो छोड़ने लग जाते हैं। अगर हुकूमत की तरफ से उनको थोड़ा सपोर्ट मिले ना तो इंशाल्लाह, बहुत से टैलेंट बहुत थे पाकिस्तान में, बस इनको सपोर्ट की ज़रूरत। कभी क्योंकि ज़रा आपके कराची में हुकूमत सिंध ने तारीफ़ की हो, किसी ने बुलाया हो, किसी ने मुलाकात की हो? नहीं, साफ बोलता हूँ, किसी ने भी नहीं की। किसी ने भी? हाँ, किसी ने भी नहीं किया, साफ बोलता हूँ मैं। शाहजेब? फ़िलहाल तो नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके, और हम हिम्मत भी नहीं हारेंगे, हम अपना गेम पे तवज्जो पूरा फोकस 100% करेंगे। हमारा हौसला इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह, वो तवज्जो दे नहीं दे, हम अपनी मेहनत बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यूँ तो आप दोनों की वेट कैटेगरी अलग है, कभी आप रिंग में नहीं उतरे, लेकिन अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अबाउट मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो क्या ये मुमकिन है आप दोनों के लिए?
हम टैलेंट दिखाना चाहते हैं लोगों को, अगर थोड़ा बहुत एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर क्या करें, ना ग्लव्स है ना शील्ड। मैं थोड़ी शरारत कर रहा था इनके साथ, मुझे मालूम था इनकार ही होना है, दोनों की कैटेगरी भी डिफरेंट है, वैसे भी ज़ाहिर है दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ग्लव्स नहीं है। एनीवेज थैंक यू आसिम, थैंक यू शाज़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात कर, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। ये जो मेडल्स हैं ये मेरे लिए तो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह करे इससे भी बहुत ज़्यादा मेडल्स आप समेट कर लाएँ दोबारा हमारे मेहमान में। ट्रॉफीज़ और भी पड़ी है, ट्रॉफीज़ बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त जी, बहुत खुश रहिए आप, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। आगे बढ़ेंगे। महकमा दाखिला सिंध इसने कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। कारोबारी औकात रात 8 बजे तक कर दिए गए हैं। पहले दुकानें 6 बजे तक खुल रही थी, अब 8 बजे तक खुलेंगी। बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स अब आउटडोर सर्विस दे सकते हैं। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक टेक अवे सर्विस दे सकेंगे। 9th 10th 11th एंड 12th इसकी क्लासेस जो हैं अब वो होंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की इजाज़त होगी। खुली फ़ज़ा में शादी की तक़रीब अब हो सकती है, लेकिन 150 से ज़्यादा मेहमान आप नहीं बुला सकते। बिल्कुल, इसकी इजाज़त नहीं होगी और कारोबारी मराकज़ में काम करने वाले मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। नुमाइश के लिए एक्सपो हॉल्स पर पाबंदी जनाब बरकरार रहेगी। मज़ारों, सिनेमा, थिएटर और तमाम पार्क्स बंद रखने का फैसला किया गया है। जिम और इंडोर गेम्स पर भी पाबंदी रहेगी। कराची में जुम्मा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा, जो पहले होता था। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में पाबंदियां जून की तो बरकरार रहेंगी, यानी कुछ जगहों पर पाबंदियों में रिलीफ दे दी गई है। और सूबाई हुकूमत ने जो एक बड़ा काम किया है जिसे ताजिर बिरादरी को रिलीफ मिला है, वो है कि आज से यानी मंडे से बाजार रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है। दुकानों के तमाम स्टाफ को वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी और 15 दिन के बाद दुकानदार और दीगर अमले के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कह चुके हैं कि काम करना है तो जनाब वैक्सीन लगवानी होगी। क्या इस फैसले से ताजिर बिरादरी मुतमईन है और वो वैक्सीनेशन से मुतालिक क्या सोचते हैं, क्योंकि बड़े भाम पाए जाते थे। कितने फ़ीसद ताजिर वैक्सीनेशन करा चुके हैं? इस समय दीगर मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन शर्जील गुपलानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आपके चेहरे पे खुशी मुझे बता रही है कि जो ये फैसला आया उससे थोड़ी सी राहत मिली ज़रूर है। वैसे मिलनी तो चाहिए थी रमज़ान के एंड में, अच्छा, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। अब आपको आज एहतजाज नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा एहतजाज परसों का भी बच गया, क्योंकि परसों भी अनऑफिशियली तो इजाज़त मिल चुकी थी और रात को 8 बजे तक मार्केटें बंद हुई थी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि सेटिस्फाइड विद दिस कि अब 8 बजे तक इजाज़त मिल गई, या अभी भी आप कह रहे हैं कि नहीं और बढ़ाया जाए? देखिए, मैंने आपको बताता चलूँ कि होलसेल मार्केट तो वैसे भी मगरिब से पहले बंद हो जाती है। ठीक है, असल मसला रहता है आपके मॉल्स का, हाँ, और रिटेल्स की जो शॉप्स हैं उनका। सही। तो 8 बजे तक का टाइम ऐसा है कि जिस पे हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब सर मुझे बताएं कि ये जो बात आप लोगों की मान ली गई, ज़ाहिर है आप लोग चाहे आप सड़कों पर निकलें चाहे ना निकलें, और आपकी बात मानी गई है, अब 8 बजे तक इजाज़त मिल गई है। अब आप भी सरकार की बात मान रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि 15 दिन का टाइम है, वैक्सीनेशन करवा लें, अब हम चेक करेंगे। देखिए, सरकार तो बादशाही दौर चल रहा है, बादशाह हैं जो दिल चाहे। लेकिन देखिए ना, आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं ना। मेरे को जवाब देने दें, मैं आपको बताऊँ। मैंने तो वैक्सीनेशन करा ली, ठीक है। आप पिछले तकरीबन 1 माह के अंदर पूरे कराची में 10 लाख लोगों के करीब लोगों ने अभी तक वैक्सीनेट हुए हैं, और आप बात कर रहे हैं 2 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की 15 दिन के अंदर। अब आपने ये ताजिर फोकस किया जा रहा है ताजिरों को। नहीं सर, फोकस सबको किया जा रहा है सर, स्टार्टिंग विद देयर ओन एम्प्लॉइज। उन्होंने सबसे पहले उन पर लागू किया कि आप अगर नहीं कराएंगे वैक्सीनेशन तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। उसके बाद सर, उसके बाद प्राइवेट इदारे, कॉर्पोरेट्स, इवन समा टीवी, हमने भी अपने आप पे लाजिम किया कि अगर करवाएंगे नहीं तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अभी इस वक्त स्टार्ट में रश कम है, हाँ, और वैक्सीनेशन बड़े आराम से हो रही है। मैं बिल्कुल तो ताजिरों के पास कोई जवाब नहीं है। मैं बल्कि ये कहता हूँ, मैंने 15 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साउथ को लेटर भेजा है अपनी एसोसिएशन से कि हमारा ऑफिस मौजूद है, आप यहाँ पे अपना कैंप ऑफिस बनाए और हम यहाँ से इजीली लोगों को वैक्सीनेट करा लेंगे। इवन कि हम अपने लोगों को भी और सराउंडिंग की जो आबादी है, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनको भी हम इसको कवर करेंगे। और मेरी परसों जब मीटिंग हुई है कमिश्नर साहब के साथ, तो मेरी डिप्टी कमिश्नर साउथ के साथ बात भी हुई है। कल असिस्टेंट कमिश्नर साउथ से हमारा रब्ता भी हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि हम 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह साउथ के अंदर टिम्बर मार्केट, चप्पल बाज़ार और गार्डन के अंदर ये 3 ऑफिस तो हम 2 से 3 दिन में खुलवा लेंगे, कैंप ऑफिस। और यहीं से हम अपने एम्प्लॉयज़ को, इवन के कस्टमर्स जो आएगा उनको भी हम ऑफ़र करेंगे, और साथ साथ सराउंडिंग जो सुबह है पूरा
हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से कोशिश करेंगे, जो हमारा इस शहर में, इस मुल्क में जो हक है कि वैक्सीनेटेड तो होना ही पड़ेगा। ठीक है। जब तक हम वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो दुनिया में हम पे फिर पाबंदियां लगती जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। और आज नहीं तो कल होना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सर मुझे तो आपकी बात से ये लग रहा है कि जिस तरह आपने कहा ना कि हम तो करवाएंगे, कस्टमर को भी ऑफर करेंगे, कि ऐसा तो नहीं होगा कि कस्टमर जो आएगा फिर आप लोग सवाल करेंगे भैया तुम जो चीज़ लेने हैं पहले दिखाओ वैक्सीनेशन कार्ड। बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, हमें पूछना चाहिए और हमें इसकी अवेयरनेस, गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। लेकिन हम अपने तौर पे ज़रूर करेंगे, हम अपना रोल ज़रूर प्ले करेंगे। लेकिन अब बॉल जो है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में। वो कैसे? वो इसलिए है कि वो कैंप ऑफिस खोलना बिल्कुल कायम ठीक करे, है। जो कि हमारी वजारत सेहत की जो मिनिस्टर साहिबा हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी गाड़ियाँ भी जो है वो लोगों के घरों में जाके भी वैक्सीनेट बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे चलकर हम ये बात करेंगे कि सिंध हुकूमत कैसे इस वैक्सीनेशन कैंपेन को आगे लेकर चले, बिकॉज हमने इस पर एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया वैसा। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो कैंप ऑफिस की आप बात कर रहे हैं कि ये खुलना, और ज़रा सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की आपने बात की है, लेकिन डिफरेंट एसोसिएशन अपने तौर पर इस मामले को कैसे देख रहे हैं? बिकॉज एसोसिएशन जब गैदर कर लेती हैं अपने सारे लोगों को कि हमें एहतजाज करेंगे, तो उनके लिए बड़ा आसान है कि उनको ये मैसेज देना कि भैया जाओ वैक्सीनेशन करवा कर आओ। कितने ताजर इस वक्त कराची में है, अगर आपको फिगर है, और ताकि हम उससे अंदाज़ा लगा सकें कि 2 करोड़ तो नहीं है ना सर? 20 से 22 लाख देखिए शॉप्स हैं। ठीक है। और अगर आप उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 20 से 40 लाख ताजिर आपके इस शहर में मौजूद हैं। और फिर साथ में जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उसको आप अगर देखने जाएँ तो कम अज़ कम भी जो है 2 मिलियन के करीब एम्प्लॉयज़ हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में ताजिरों के पास काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि फिर ये जो 15 दिन का वक्त दिया गया ये कम है? बहुत कम है। कितना होना चाहिए? कम अज़ कम भी 1 से 1.5 महीना होना चाहिए। वैसे तो 60 डेज़ का इनको टाइम देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, 15 डेज़ में फिर ये टाइम बढ़ाएंगे। लेकिन काम तो शुरू हो। तो ये जो 8 बजे तक खोलने की इजाज़त है, इससे मुतमईन है? बिल्कुल, देखिए ना होने से तो होना बेहतर है। और सबसे जो बड़ा मसला आ रहा था कि 5 बजे 6 बजे जो है आपके ऑफिस टाइमिंग भी ख़त्म हो रहे थे, तजारती मराकज़ की भी टाइम ख़त्म हो रहे थे, और आप ट्रैफिक का जो रश बढ़ता था तो लोग 2-2 ढाई घंटे में घरों पे पहुंच रहे थे। एक इशू ये भी था। दूसरा, 4 बजे के बाद हमारी ख़वातीन जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए घर से निकलती हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ हैं, घर का सारा काम हमारी ख़वातीन खुद करती हैं। हर घर में मासी तो मौजूद नहीं है, तो हमारी जो औरतें, वो उनके पास 2 घंटे का टाइम बचता था, वो भी शॉपिंग नहीं कर पाती थी। और बाद उनकी शिकायत ये आ रही थी कि ताजिरों का रवैया अच्छा नहीं है दुकानदारों का, क्योंकि वो दुकानदार हरी हरी में इनको बाहर निकालने की कोशिश करते थे और बोलते आपने लेना है तो लो वरना आप जाओ, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता था। तो उसकी वजह से भी एक अजीब माहौल बना हुआ था। लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह 8 बजे तक हम हर चीज़ अपनी मेंटेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ चलती रहे कि 8 बजे से ज़्यादा जो मार्केट खुलें भी ना। खुले भी ना, मतलब आप इससे मुतमईन। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर सब लोगों का इत्तेफाक है, स्पेशली आप, क्योंकि आप जब हेड करते हैं चीज़ को तो लोगों को बाहर भी लेके निकलते हैं सड़कों पे कि आ जाए एहतजाज के लिए। ये भी अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन वाले मामले से मुत्तफिक है। देखिए वो होना पड़ेगा, जो हमारी जिम्मेदारी है बीइंग अ सिटीजन, और जो हमारी ज़रूरत है उसको हमने बिल्कुल फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अगर कोई नहीं करवाता तो आपकी नज़र में उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए सज़ा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो हुकूमत की पॉलिसी है। एक शख्स मेरे अपने एक एसोसिएशन का मेंबर है। अब उसने मुझे ये बताया कि मुझे डबल एलर्जी है और मुझे डॉक्टर ने मना किया वैक्सीनेशन होने की, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। अब ऐसी किसी की मजबूरी होगी तो उसके लिए अब सरकार और जो हेल्थ के इदारे वही कुछ बता सकते हैं, उस पर मैं तो कोई राय नहीं दे सकता। ठीक है। हम आ चुके हैं आज एक्सपो सेंटर कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर। ये जो कतार मेरे साथ चल रही है, ये बेबी स्टेप्स लेते कराचीआइट्स, ये स्टेप टूवर्ड्स वैक्सीनेशन है। हमारे अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि वैक्सीनेशन करवानी है और कोविड का जो फैलाव है उसे रोकना है, स्लो डाउन करना है। इस सेंटर में 24 आवर्स वैक्सीनेशन होती है। ये जो रश है ये बड़ा खुशाइंद है कि शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इंतजामात कैसे हैं, आज हम इसकी बात भी करेंगे। एक शहरी जब यहाँ पर आता है कितना इंतज़ार करना पड़ता है, कितना वक्त यहाँ पर लगता है, उसकी बात भी करेंगे। और चूँकि प्रेग्नेंट खवातीन और बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, तो उससे मुतालिक सिंध हुकूमत क्या प्लान लेकर आई है, इसकी करेंगे बात। स्टे विद मी। एक तवील कतार है, लेकिन अब पहुंच चुके हैं उस गेट के पास जहां से एंटर हो जाएंगे इस हॉल में, और जहां पर हो रही है वैक्सीनेशन। इंतज़ार बाहर भी था, इंतज़ार अंदर भी है, लेकिन ये इंतज़ार करना ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हम आ चुके हैं एक्सपो सेंटर के इस हॉल के अंदर, और सबसे पहला जो ये पॉइंट है जहां पर लोग इन कुर्सियों पर विराजमान हैं, तो वाइटल्स चेक हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना और बुखार है या नहीं, कुछ सवाल किए जाते हैं। जो वाइटल्स चेक हो रहे हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पहला डेस्क है जहाँ पर जो भी शहरी आ रहे हैं आप उनके वाइटल्स चेक करते बताएंगे क्या क्या चेक किया जाता है? यहाँ पे इनका बीपी चेक किया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि आपको शुगर का या बीपी का कोई इशू तो नहीं है।
ये सब इनसे पूछा जाता है। यहाँ पे बस बीपी चेक होता है। अच्छा, अगर बीपी ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है? तो फिर उनके वाइटल्स ने उनका वैक्सीन नहीं लगाते। अच्छा, दिन में कितने ऐसे शहरी आते हैं जिनका बीपी ज़्यादा होता है और यहाँ से वापस चले जाते हैं वैक्सीन लगवाए बगैर? वापस तो नहीं जाते, इनका 60 तक होता है ना, 160 तक, तो उनको पानी पिलाते हैं, यहाँ पे बिठाते हैं और दोबारा से चेक करते हैं। अगर सही होता है तो फिर कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कोई आया बुखार के साथ और कहा हो कि भाई आपको तो बुखार है, जाएं चेक करवा के आएं, कहीं कोविड तो नहीं? नहीं, बुखार के साथ ऐसा कोई नहीं है। यानी यहाँ से किसी को आप वापस नहीं भेजते? नहीं। ठीक है जी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। डॉक्टर ताहा भी साथ हैं, उनसे इससे मुतालिक ज़रा रहनुमाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बड़ा अच्छा है इंतज़ाम कि आप लोगों ने लिख कर लगाया हुआ है कौन कौन सी वैक्सीन है और किसके लिए, तो थोड़ा नाज़रीन के लिए भी बता दें। ये साइनोवैक, साइनोफार्म, कैंसिनो बायो, एस्ट्राजेनेका किसके लिए है? अच्छा, जो हमारे पास एस्ट्राजेनेका है ना वो अबव 40 जो लोग हैं उनके लिए है, और जो हमारे पास कैंसाइनो है वो अबव 70, 50 to 70 हम ओल्ड एजेस में लगा रहे हैं। ओल्ड एज ग्रुप जो पीपल है उनको बार बार नहीं आना पड़े सेंटर में, उनको तकलीफ़ ना हो इस वजह से। और हम साइनोवैक जो है वो तमाम एजेस में वैसे लग सकती है, लेकिन हम ज़्यादातर जवान लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि वो लगवा सकते हैं। अच्छा, साइनोफार्म जो है जिन लोगों को पहला डोज लग चुका है सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व है और वो उन्हीं को लगेगी, उनको पहला डोज अब नहीं लग रहा किसी को नेगेटिव। अनदर डेस्क जहाँ पर आईडी कार्ड देखने के बाद आईडी कार्ड नंबर के अगेंस्ट एक स्लिप इशू होती है और फिर वो स्लिप अंदर दिखाकर वैक्सीन लगवाई जाती है। स्लिप पर बेसिकली लिखा होता है कि आईडी कार्ड नंबर, नाम, एज, कौन सी वैक्सीन लगनी है, फर्स्ट डोज है या कि सेकंड डोज है। तो लेकर चलते हैं आपको कि जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। हम आ चुके हैं एक क्यूबिकल के अंदर, खातून यहाँ पर मौजूद हैं फॉर द वैक्सीन, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अच्छा, आपको माशाल्लाह लग रही है कैंसाइनो, इसकी तो एक ही डोज है, 1 डोज वैक्सीन है ये जी। यानी ये तो बड़ा एक हुकूमत की तरफ से भी और इस सेंटर की तरफ से भी एक अच्छा कदम है कि दोबारा ना आना पड़े। जी हाँ। यहाँ आने से पहले मोहल्ले में, रिश्तेदार में किसी ने कोई कहा कि वैक्सीन लगवाने ना जाओ? नहीं, किसी ने नहीं कहा। यानी पहले दिन से आप इस बारे में मुतमईन थी कि वैक्सीन लगवानी है? बेशक जरूरी थी, मेरी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, तबीयत अच्छी है? बिल्कुल ठीक है। लोगों को पैगाम देना चाहेंगे जो वैक्सीन से अभी भी घबराते हैं? नहीं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं, जब ये लगानी है तो लगानी है। अच्छा, हम आ चुके हैं कोल्ड चेन के अंदर। डॉक्टर सुहेल इस बदनी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत ठंडा है ये। जी जनाब, बहुत ठंडा है। अच्छा डॉक्टर साहब, सो मेनी रेफ्रिजरेटर्स, तो क्या जितनी वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में या फॉर दैट मैटर इस सेंटर में अवेलेबल है उन सबको मेंटेन रखने के लिए एक ही टेम्परेचर? जी, एक्चुअली हमारे पास जो 4-5 किस्म की वैक्सीन आई हैं, साइनोफार्म है, साइनोवेक है, कैंसाइनो है, एस्ट्राजेनेका है, इन सब का एवरेजली 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। और वैक्सीन एफिकेसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो कोल्ड चेन मैनेजमेंट का होता है। अगर आपकी इसमें ज़रा सी गलती हुई तो आपकी एफिकेसी नहीं रहेगी। अच्छा, आपको टेम्परेचर से ज़्यादा वो चला गया, अगर 2 से 8 डिग्री, 9-10 डिग्री चला गया तो वो टेम्परेचर वैक्सीन एफिकेसी खत्म हो जाती है, क्रिटिकल लेवल कम हो जाता है। इसे हम खोल के देख सकते हैं? आप देख सकते हैं। वैसे हम इसको ओपन करें प्लीज़। तो जनाब ये एक्चुअली आप चेक करेंगे हाथ लगा के। ठीक है, तो वैक्सीन यहाँ पर जी। ये कौन सी सर? ये हमारी साइनोवैक है। ठीक है जी, ये हमारी आपके पास आएगी। कैंसाइनो है सिंगल डोज वाली, सिंगल डोज है कैंसाइनो। ओके, अच्छा, वी हैव एनफ स्टॉक। और इस हवाले से हम बार-बार इसको नहीं खोलते, अगर कोई मॉनिटरिंग भी आता भी तो वी हैव चेक द टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है, और ये इसको मॉनिटर किया जाता है बार-बार, हर आधे घंटे के बाद हम इसको मॉनिटर करते हैं ताकि वो कोल्ड चेन मेंटेन रहे। ठीक है, और ये सर जो भी स्टॉक ज़रा आपके पास आया वो आया यहाँ पर? जी जनाब। और यहाँ पर स्टोर करने के बाद फिर कैरियर बॉक्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 50 से 100 वैक्सीन आ सकती हैं। अच्छा, तो ये हर क्यूबिकल में लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें 50 से 100 आ सकती है। आप इस तरह से इसको खोलें तो ये एक इंसुलेटर होता है इस टाइप का। मैं आपको दिखा दूं सर, इसमें लाइफ कितनी देर होती है? ये 4 से 5 घंटे हम इजीली अगर कैरियर कहीं ले भी जाएं तो वैक्सीन स्टोर रहती है, इंसुलेटेड रहती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सर कि इंटीरियर सिंध में जब दूर दराज इलाकों में ले जानी होगी वैक्सीन तो हमारे पास सिस्टम अच्छा अवेलेबल हमने जहाँ कोशिश ये की है कि जहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग EPS सेंटर्स हैं वो सोलराइज्ड हैं। अगर लाइट चली भी जाती है तो बैकअप सोलराइज हो जाए, और हम वहीं पे जा रहे हैं जो एग्जिस्टिंग हमारे यूनिट्स हैं उन्हीं को स्ट्रेंथन हमने किया है। जिस तरह हमारे पास अभी 350 सेंटर्स हैं पूरे सिंध में इस्टेब्लिश किए हैं। कराची में मोर देन 85-90 हो गए हैं सेंटर। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 1000 से ज़्यादा, मतलब एक्सेसिबिलिटी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए कि डोर स्टेप करीब हो ताकि हमारी कवरेज। ठीक है, अब तक पूरे सिंध से कितने लोग वैक्सीनेट? अब तक हम 1.6 मिलियन।
पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुब्रो साहब साथ मौजूद हैं, मॉनिटर भी यहाँ पर कर रहे हैं। हमने सोचा कि ज़रा गुफ्तगू भी उनसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? वेरी नाइस, वेरी ब्रिलियंट एफर्ट्स आई मस्ट से। बड़ा अच्छा लगा लोगों से बात करके कि जब लोग की आंखों में तशक्कुर हो तो बड़ा देखकर अच्छा लगता है, ज़रा हुकूमत को भी खुशी होती है। थोड़ा सा मुझे शेयर करेंगे, इस एक हॉल में अभी तो आप लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो स्टैट्स क्या है, पर डे कितने शहरी यहाँ पर आते हैं वैक्सीनेशन? देखिए, ये हमने हमारा टारगेट इस पूरे हॉल में जो है वो रफली है कि हम इसको 30,000 तक पर डे पे ले जाएँ। अच्छा। अभी हम ये जो पिछले कल हमारी जो टास्क फोर्स की सी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने ये टारगेट सेट किया कि हम 2 लाख डोजेज़ पर डे ऑल ओवर सिंध में हम पर डे पे जाएं। सर, एक और वैक्सीन जो सबसे पहले यूँ तो अप्रूव हुई थी लेकिन अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई और वी आर स्टिल वेटिंग कि वो वैक्सीन कब यहाँ पर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को ज़रा स्टार्ट आप लोगों ने करनी है, फाइज़र, क्या सर खबर है उससे? सर बिल्कुल, वो हमारे पास पाकिस्तान तो आ गई है। अब इंशाल्लाह हमें वो 12 से 18,000 के करीब डोजेज़ इन दोनों में से हमें तकरीबन मिलेंगे। अच्छा। लेकिन विद इन 2 to 3 डेज़ इंशाल्लाह यहाँ सिंध प्रोविंस में आ जाएगी। अभी हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही है। आपको पता है कि उसकी थोड़ी स्टोरेज स्पेशल स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, तो वो सारे अरेंजमेंट तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने उसको देखते हुए जो पर्टिकुलरली जैसे आपने कहा कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, तो उनको टारगेट करने के लिए हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट ये भी किया है कि हम एक प्राइवेट ट्रैवलर जो मशहूर है, मैं उसका नाम अभी नहीं ले रहा, लेकिन उसको हमने ये उनसे के साथ हमारी बातचीत है कि उनको हम ये फैसिलिटी दें, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो वेरीफाई करवाएं और साथ साथ अपने आप को वैक्सीनेट भी करवाएं। कि हमारे कराची में चलो पढ़े लिखे लोग वो सारे तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी है, अब वहाँ पहुँचें। हमने क्या ऐसा हो रहा है सर इन एरियाज़ में? आप लोग गाड़ियाँ जा रही हैं लोगों? नहीं सर, अभी ये हमने कल फैसला किया, इंशाल्लाह 2-3 दिनों में हम पूरा एक प्लान उसका। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची? यस, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची। सिंध में भी जाएंगे? बिल्कुल, हर शहर, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला इंशाल्लाह। हमारे बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं उन तक भी पहुँचेंगे? एब्सोल्युटली वहाँ तक पहुँचेंगे। और आपको मैं बताऊँ कि जब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चूँकि बॉर्डरिंग है थरपारकर में, तो वहाँ पर जितने जो रेंजर्स है वो क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी पे होती है, और जो उन तमाम को हमने अपनी गाड़ियाँ देके वहाँ वैक्सीन करवाया है। करवा दिए नहीं? हमारे बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। वेरी गुड सर। वैक्सीन लगवाने के बाद खुदा न खास्ता कोई घबराहट हो जाए, बाजू सुन हो जाए, हल्का सा बुखार हो जाए, तो फिर डॉक्टर से जो पूछने आते हैं वो इस AEFI में आते हैं। एक साहब यहाँ पर आए, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मसला दरपेश है जिसकी वजह से यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप वैक्सीन कब लगवाई आपने? सुबह 9:30। तो वैक्सीन के बाद कोई मसला हुआ? मैं जाके सो गया था, नाइट ड्यूटी की हुई थी, तो उसके बाद जब नींद से बेदार हुआ तो हाथ सोना है मेरा। अच्छा, ये आपका लेफ्ट हैंड सुन? लेफ्ट हैंड, लेकिन वैक्सीन राइट हैंड पे लगी। अच्छा, वैक्सीन वहाँ लगी हुई सुनता, तो फिर आप परेशान हुए? जी। आपने क्या किया उसके बाद? मैंने पहले तो जो है हेल्पलाइन पे कॉल की थी। अच्छा, वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला आपको? उन्होंने कहा कि ये सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी डॉक्टर से रुजू कर लें। तो आप यहाँ पर आए? जी। डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने आपको फिर सेटिस्फाई किया कि अच्छा कोई मेडिसिन वगैरह लिख? ठीक है। सलाम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, क्या इशू था ये? ये बेसिकली सुबह वैक्सीन लगवा के हमारे पास से गए थे, ठीक है, और वो उसके बाद ही घर जाके सो गए थे। तो अभी इन्होंने मुझे रिपोर्ट किया कि इनकी वैक्सीन जो कि राइट हैंड पे लगी थी, वो राइट हैंड इनका बिल्कुल सही है। अच्छा। और लेफ़्ट हैंड क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये उस करवट सोए होंगे तो वो लेफ़्ट हैंड जो है वो थोड़ा दब गया, तो वो इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी टाइप चीज़ हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये डायबिटिक भी है नॉन सही, तो उसमें भी नर्व्स आपके असाब थोड़े वीक हो जाते हैं। तो बस वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि जी हमने क्योंकि वैक्सीन लगाई है, तो अब जो भी मसला हुआ तो वो वैक्सीन ही से रिलेटेड होता है। तो वैक्सीन क्योंकि राइट हैंड पे, अगर इवन राइट हैंड में कोई कंप्लेन कर दे तो भी चले, हम सोचते हैं कि चलें वैक्सीन से रिलेटेड शायद हो सकता है, लेकिन वो जो सिम्टम है उनके वो लेफ्ट हैंड पर आ रहे। बहरहाल हमने इनको काउंसिल किया, इनको जो मेडिकेशंस जो नीडेड हैं वो इनको बता दिए। वैक्सीनेशन, इसमें हर शहरी का बड़ा अहम रोल है उन लोगों को कन्विंस करना जो कि वैक्सीन लगवाने अभी तक नहीं पहुंचे सेंटर में। जब हम बात सिविल सोसाइटी करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव मैं कहूँगा आमिर रज़ा साहब इस वक्त चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं, विजिट भी उन्होंने इस फैसिलिटी का किया है, वैक्सीन उनकी हो चुकी है, तो उनसे पूछते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद और इस फैसिलिटी को देखने के बाद उनकी राय क्या है, क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, कहीं पर कोई गुंजाइश है या कि ऑल सेट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस फैसिलिटी से मुतालिक सर पहले मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ये इस सेंटर की मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छी जा रही है। जो मैंने बिल्कुल इसको क्रिटिकली
ऑब्ज़र्व किया है। और लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो सारा प्रोसेस है वैक्सीनेशन का वो बहुत पीसफुल है और आपको कहीं भी हैज़र्ड नज़र नहीं आएगा, किराए नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल एक खामोशी से एक प्रोसेस होता जा रहा है और बहुत सारे लोग हैं। अच्छी खुशाइंद बात ये है कि बाहर तक काफ़ी लंबी क्यू है, तो इसके बावजूद इतना पीसफुल और ये जो हम कम देखते हैं अदरवाइज़, तो इस हिसाब से मैं कहूँगा ये बहुत सक्सेसफुल जा रहा है ये सेंटर। उस हॉल में जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है आ चुके हैं अब हम एक और हॉल में। तो इस हॉल के तैयार होने के बाद कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी, सहूलत कितनी आ जाएगी? कासिम साहब 96 वहाँ पर क्यूबिकल्स हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है, 2 और हॉल्स हैं जिस पर काम हो रहा है। बिल्कुल, एक ये हॉल है, आप खुद देखें, अब इंशाल्लाह कल या परसों तक ये भी रेडी हो जाएगा। तो हमारी वहाँ की कैपेसिटी 30,000 की है, इंशाल्लाह यहाँ 25,000 कैपेसिटी कर रहे हैं। जो तीसरा हॉल है उसमें भी अराउंड अबाउट सेम कैपेसिटी होगी। अच्छा, तकरीबन 50,000 लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कल तक 50,000 हो जाएगी, परसों तक। उसके बाद हम एक और 25,000 की कैपेसिटी का तीसरा हॉल भी बना रहे हैं, ताकि यहाँ पर हमारी टारगेट ये है कि इस एक्सपो सेंटर के अंदर अगर हम 1 लाख लोगों को पर डे वैक्सीनेट कर सकें। कराचियाइट्स यहाँ पर आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा कर जा रहे हैं। पैगाम देने के लिए मेरे पास बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत एक बुजुर्ग जोड़ा मौजूद है। पैगाम है उनका, क्या ज़रा सुनिए। क्या पैगाम है माँ जी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा पैगाम यही है कि देखिए, मेरा पहला डोज वैक्सीनेशन का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है बेटा, अब सेकंड डोज भी हो गया है, अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है। क्या पैगाम है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I got vaccinated. Now it's your turn to be vaccinated as soon as possible. जबरदस्त, क्लियर मैसेज। ज़बरदस्त जनाब। तो जिन लोगों के ज़हनों में बड़े खदशात होते हैं ना कि ना जाने क्या काम होगा, क्या होगा, तो अब उनके खदशात दूर हो गए। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई जाती है, किस तरह एक फ़ेक पोस्ट की जाती है, किस तरह उस फेक पोस्ट को शेयर किया जाता है सिर्फ चंद लाइक्स के लिए। किसी के बेहतरीन कदम को, किसी के अच्छे काम को मजबूरी में तब्दील कर दिया जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि फ़नकार बिरादरी काम ना मिलने पर, कुछ बेचने पर मजबूर है, और सोशल मीडिया पर बैठे बेलगाम लोग ये तासुर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। इसके बरअक्स हकीकत क्या है? किस तरह कोई शख्स रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए एक अच्छा कदम उठाता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है, एक अच्छा काम करता है, कारोबार का आगाज़ करता है, लेकिन उसके उस कारोबार को, उसके इस अच्छे काम को कोई और शख्स, कोई सोशल मीडिया का यूज़र किसी और तरह से पेश करता है, और उसके उस तरह पेश करने की वजह से उस अदाकार को या वो जो भी शख्स इस तरह का अच्छा काम कर रहा हो, उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुतासर हो जाती है। मोबाइल फ़ोन टन 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 करना शुरू कर देता है, कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। मारूफ अदाकार फैसल काजी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। अदाकारी की बेहतरीन जौहर तो दिखा चुके हैं, लेकिन आजकल जो चर्चा है वो है पूरी चटोरी का। धूम मची हुई है इसकी, और धूम तो मची है, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान ज़रूर हुए कि भैया मैं तो कितना अच्छा काम कर रहा था, ये हुआ क्या? किसी ने एक पोस्ट कर दी और फिर उसके बाद कॉल्स का तांता बंद गया। फैसल काजी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया इन स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहद अच्छी हूँ। मैं तो पूछने वाला था, ठीक तो नहीं है? ऐसी तनकीद अगर हो तो फिर कोई ठीक नहीं रहता। नहीं। हाँ। ये आपने कॉल्स का जवाब भी कुछ ऐसे ही दिया फैसल भाई? कोशिश की, 3 दिन में इतना फ़ोन चीखा कि पूरे कैरियर में नहीं चीखा। फ़ोन की चीखें निकल गई। और आपकी भी? नहीं, मैं तो ज़ाहिर है रिलैक्स रहे। ज़ाहिर है, देखें बिजनेस तो हमारे दोस्त जितने भी मेरे मैं वही हैरान हूँ कि कोई कपड़ों का करता है, कोई कॉस्मेटिक्स का करता है। बिजनेस तो बिजनेस है, कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अच्छा इसको भी ये ठीक था। मतलब मेरे एक दोस्त आया, कहने लगे यार ये तुम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्यों करता है आदमी यार, मतलब बिल ज़्यादा हो गया बिजली का, सही है, पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी चलनी है, तो मैंने कहा इतना काम अब नहीं रहा कि अब तो राउंड द क्लॉक काम करते थे, अब नहीं रहा, किसी के पास नहीं। ट्रू, किसी के पास नहीं, कोई दावा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कर लिया यार, इसमें कई लोग और भी जुड़ गए हैं साथ में, तो बहरहाल बात यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन एक्चुअली जो ख़बर बनी उस पर एतराज़ नहीं है, वो ठीक, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से जो अल्फाज लिखे, अभी परसों तक देखे मैंने, उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही देखने।
ठेला लगा लिया, फुटपाथ पे आ गए, सड़क पे आ गए, फलाना हो गया। हाँ जाहिर है भाई अय्याशी की होगी अपने वक्त में, तो अब तो ये होना ही था। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? जुआ सट्टे में हार गए होंगे पैसा। हमें ताश के पत्ते नहीं बांटने आते, जुआ कहाँ से खेले? हमें तो हिसाब नहीं आता सट्टा कहाँ से खेले। सीधी सी बात है। तो मुझसे बहरहाल जो भी है, इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल से मेरे अलावा ही भी अगर कोई करना चाहेगा तो वो फिर सोचेगा कि यार ये 100 दफ़ा सोचें, ये तो नहीं करना चाहिए कि इस पे ऐसा रिएक्शन आ जाता है और ऐसी बातें। मैंने कहीं कहा है अभी एक आध दिन में कि आर्टिस्ट हो, खिलाड़ी हो, कोई भी काम जब करता है तो वो क्वालिटी का बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि उसको चेहरा देना होता है। तो अच्छी क्वालिटी अगर कोई दे रहा है, कोई करना चाहता है, फूड में तो बड़ा, खाने पीने में तो बड़ा वो है, स्पेस है, बरकत है बड़ी। और मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ आते हैं, बैठते हैं, लाइव जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। बहुत कुछ सही चल रहा था। अभी 1 ही महीना हुआ है, सही ज़्यादा हुआ भी नहीं, 1 महीना हुआ है। तो अब आज से खुलना शुरू हुआ है, तो अब वो बेहतर चलेगा। और इंशाल्लाह सर अब तो मैं कहता हूँ ज़्यादा बेहतर चलेगा, क्योंकि पब्लिसिटी तो हो गई है। हुए तो क्या नाम होगा, वो वाला हिसाब हो गया वैसे। लेकिन लेट्स शेयर दिस कि ये आइडिया कैसे आया, आपने कैसे एग्जीक्यूट किया। अभी में थोड़ा सा रमज़ान में ब्रेक भी लगी, थोड़ा सा लोगों को बताएं कि वो व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। फूड स्ट्रीट जाते हैं जब, तो हम देखते हैं दूसरे शहरों में, ममालिक में, वहाँ पे कार्ट पर लगे हुए होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, आइसक्रीम्स के, और कहीं कहीं जैसे यहाँ हमारे बिरयानी के लग गए, हलीम के लग गए। जैसे इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, ये दोरा जी, बिल्कुल गोलागंडे के वो कार्ट बने, बिल्कुल बड़े खूबसूरत और बहुत खूबसूरत कार्ट। तो वहाँ से ये चीज़ आई सहन। अच्छा, 4-5 साल से मैं कुछ सोच रहा था, ओके, कि ऐसा कुछ करना है। हाँ, लेकिन वो ना मुझे तरीक़ा नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह होता है, कैसे जगह ली जाती है। तो वो एकदम से हो गया, सही हो गया, तो हमने भी होने दिया। हालांकि बिज़नेस का उसूल है, अगर कोई बिजनेसमैन देख रहा है तो मुझसे मुत्तफ़िक होगा कि जब आप शुरू करते हैं तो 2 से 3 महीने का बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने अंधाधुन शुरू कर दिया, बनाया ये किया, वो किया, थोड़ा बहुत जो भी वो शुरू कर दिया, ठीक। तो फिर लॉकडाउन हो गया। तो बहरहाल किसी से कोई शिकवा नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन मैंने अच्छे काम भी किए थे, उसको भी उठा देते। और यही तो मसला है। अगर किसी को बहुत अफसोस है कि मैं क्यों काम नहीं कर रहा, तो इतने फ़ोन बजे हैं तो कोई एक काम का फ़ोन भी बज जाता। ऐसा नहीं कि काम नहीं है, काम कर रहा हूँ। अभी कमर्शियल भी चल रहा है एक कंपनी के लिए, वो भी कर रहे हैं, ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक यही करेंगे, फिर वापस आके देखते हैं। सही, 6 महीने तक तो यही करेंगे, वापस आके देखते हैं। लेकिन फैसल भाई, आपका आइडिया है कि ये जो पूरी चटोरी है इसको आप और एक्सटेंड करें डिफरेंट और स्पॉट्स पर भी, या क्या आपको लगता है? पूरी चटोरी कोई भी हो सकती है, कहाँ एक्सटेंड करूँ मैं? मतलब फॉर एग्जांपल एक है ना, ज़्यादा पूरी चटोरी एक नहीं मिलेगी आपको। ओके, आप तो हर औरत में पूरी चटोरी देंगे। ये भी है। वैसे आपकी इस पूरी चटोरी में क्या कुछ है? इसमें वही है सब जो ऑयल चटपटाज। हाँ सर, मिक्स चना चाट और पानी पूरी और क्या है, भेल पूरी है। ओके, खुद भी वहाँ पर आप टाइम दे रहे हैं? मैं 1-8 घंटा बैठता हूँ। ओके। और कुछ दोस्त भी साथ होंगे आपके? नहीं, कोई भी अकेले? मेरा कज़न है, मेरा कज़न है, वो चलाता है, वो करता है। मेरी बहन कज़न सिस्टर है, वो बनाती है, तो वो मेरी अम्मी की रेसिपी है, उसको फॉलो करती है, तो मज़ा आता है। अच्छा, जैसे ये तो मुझे लग रहा है कि आप जैसा आपने एक्टिंग की उससे ज़्यादा चैलेंजिंग ये चीज़ लग रही है। कितनी तनकीद, इतनी तनकीद। कोई बात नहीं, ठीक है। एक्टिंग में भी कोई बहुत तारीफ़ें नहीं मिली। हाँ, सब बात है। कौन कौन फैसल भी अभी तक फ़नकार बिरादरी में आया, वहाँ पर विज़िट किया? हमने रहीम शाह है, और अभी काफ़ी लोग आएंगे, ईद के बाद आएंगे, बकरीद के बाद। कुछ लोग नहीं हैं यहाँ पे, इसको और रीओपन भी करेंगे। रीओपन से मुराद थोड़ा सा आपसे गुजारिश कर लेंगे, या किसी और से कह लेंगे, और लोगों से भी कहेंगे कि वहाँ पे आके इसका पैकेज रिकॉर्ड करें, आए देखें। अच्छी जगह है, सही, बहुत अच्छा। फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ नहीं है। हाँ, एक ज़ाहिर है जो फर्श होता है फूड स्ट्रीट का, वो है।
अब आप उसको अगर फुटपाथ है तो फिर उस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये भी क्यों है? बिल्कुल सही बात है। तो फुटपाथ तो चलने के लिए होता है। तो बहरहाल अभी करेंगे इसको कुछ इसकी और ब्रांडिंग भी होगी अभी। रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड हो गया है, करवा लिया। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है जो है बेहतरीन। हाँ ठीक है। ये फैसल भाई जैसे आप कह रहे हैं कि काम किया, कोई इतनी तारीफें नहीं मिली, मुझे जहाँ तक याद है मोइन अख्तर साहब अगर अपने बात किसी को कहते थे तो वो आपका नाम लेते थे, लेकिन जो आप कह रहे हैं इससे लग रहा है दिल में कोई खलेश, कोई कसक। नहीं, मैं मजाक करता हूँ। बात ये है कि अपने काम का मद्दा होने में कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी ज़ात का फ़ैन होना तो बहुत ही बुरी बात है। बिल्कुल एग्रीड। और जो जब हुआ है, मैं भी शायद कभी हो गया हूँगा, लेकिन फिर एहसास हुआ कि ये गलत है। गलत है ये। हाँ, मैं एक्टिंग की वो नहीं जानता, कीज़ नहीं जानता, मैं एक्टिंग की बेसिक्स नहीं जानता हूँगा, लेकिन हाँ मुझे अतर शाह खान साहब मरहूम, सैयद अमीर इमाम साहब मरहूम, अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, मोइन भाई अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और बहुत सारे लोगों की यहाँ समा में कई लोगों ने मेरी सरपरस्ती की, बहुत मजबूत लोगों ने। तो जब जो डांटे खाए हुए हैं ना, चीखें सुने हुए हैं, तो वो कैसे नहीं करेगा। तो किया तो फिर डिलीवर हुआ, लोगों ने देखा। और कुछ काम ऐसे हैं कि जिनकी मैं आज भी खाता हूँ माशाल्लाह, और एक एक्टर ज़िंदगी भर खाता है अपने कामों की। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं मुकम्मल, कोई भी नहीं कहता, लेकिन हाँ मैं उतना पुख्ता भी नहीं हूँ कि जितने मेरे दोस्त। यू आर वेरी डाउन टू अर्थ एक्चुअली, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा, क्योंकि ये टॉपिक जिस तरह स्टार्ट हुआ कि एक फेक न्यूज़ कह लें इसको, फैब्रिकेटेड कह लें, और उसके बाद जिस तरह आपको फ़ोन कॉल अच्छा, इसको फेक मैं क्यों कहूँ, क्योंकि अखबार की जीनत बनी, और मैं अगर कोई जीनत होता तो शायद ज़्यादा और बुरी तरह बनती। तो अखबार की जीनत बनी तो वो तो ठीक है, चलो अखबार में तो आती बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ वो भी है, चलो ये काम हो गया, लेकिन अब उसकी वजह मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं खुद बैठ के बता। बिल्कुल, ये क्लियरिंग है। फेसबुक में किस को बताऊँगा? वो तो शेयरिंग की है ना, वो तो अपने तौर पर लिखा गया है, लेकिन वो जो अपने तौर पर लिखा गया है फैसल भाई, और जो बिना सहाफत के लिखा है, बिना सहाफत के लिखा गया, और जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, हाँ फेसबुक की वो जो कुछ भी लिख देते हैं अटेंशन लेने के लिए, शायद इसको इस एंगल में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसने तकलीफ पहुंचाए। मैं फैसल भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने एक रीसेंट एक इशू और भी है, हमारे आर्टिस्ट हैं हानिया, उनके साथ भी चल रहा है, आपने भी शायद देखा होगा, उनको भी बहुत फेस करना पड़ रहा है एक इंसिडेंट की वजह से। ये जो सोशल मीडिया यूजर्स कुछ भी हमारे आर्टिस्ट के हवाले से कह देते हैं, जिसने आपने भी कहा ना कि अयाशी की होगी इसलिए अब ये हो रहा है, और फुटपाथ पर, तो ये जो इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे किया जाता है फॉर आवर आर्टिस्ट। आप तो माशाल्लाह बड़े स्ट्रांग हैं, आपने बड़े इजीली उसे फेस कर लिया। मेरी अभी विटामिन डी कमी आई है यार। लेकिन ये वेरी स्ट्रांग है मस्त से। लेकिन हानिया की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से आर्टिस्ट वो फिर बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, और मैं इंडस्ट्री के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हमारे ही आसपास हमारे ही पाकिस्तानी बहन भाई वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, डिग्रेड कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है आर्टिस्ट को। जाहिर है, क्योंकि देखें हमने तो इसमें कोई शक नहीं, कोई भी आर्टिस्ट मुल्क के लिए करता है बेशक, और मुल्क से बाहर जब वो जाता है फिर वहाँ मुकीम पाकिस्तानी या पड़ोसी मुल्क के जितने उर्दू बोलने समझने वाले लोग हैं, जो शऊर रखते हैं, वो जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो बड़ा नाज होता है यार, बेशक बहुत खुशी होती है। तो मैं भी जब अमेरिका कनाडा जब हम जाते हैं, टूर करते हैं, 2019 में वो चल रहा था 18 में एक सिटकॉम ऊपर भाभी का मकान, तो मैं जब पहुंचा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी लोग देख चुके थे। सही। उससे पहले 17 में मिर्ज़ा और शबी मारा वो किया था, तो वो उसको लोग बहुत देखे हुए थे। तो हम तो मुल्क के लिए करते हैं यार। बात यह है कि हम तो जीते हैं कि तेरा नाम रहे, ये भी मुमकिन है कि साकी ना रहे जाम रहे। हम तो मुल्क के लिए फिर भी एक सवाल है कि हमारी जो आवाम है, जो सोशल मीडिया पे जैसा तनकीद का निशाना बनाती है, वो चाहे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हो जाए या नए आने वाले, हमें स्पेसिफिकली हैशटैग्स की ज़रूरत पड़ती है कि आर्टिस्ट को इज़्ज़त दें या उनकी आप इज़्ज़त का ख्याल रखें। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, क्यों हमारी आवाम समझती नहीं है? यहाँ के पानी में शामिल नहीं है।
सिर्फ कराची के पानी की हाँ बात नहीं, कराची की बात नहीं कर पूरे रहा पाकिस्तान यहाँ तो के पानी नहीं है। नहीं आता है तो इतना आ जाता है कि वो घर से वो ज़्यादा बारिश आता है ना सर। ऑफ कोर्स। अच्छा, तो देखें हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कदर नहीं है, वो बेकदरी नहीं है, फिर भी जिसका हम गिला करते हैं और गिला बैठ के फिर हुकूमतों से करना, इससे करना, उससे करना। तो इसने उसने तो नहीं कहा था कि तुम एक्टर बनो, आप तो अपनी मर्ज़ी से बने हैं, आप तो अपनी मर्ज़ी से प्रोड्यूसर बने, आप तो अपनी मर्ज़ी से म्यूज़िक में गए, आप किसी ने तो नहीं कहा था। बिल्कुल। अब अगर कुछ डाउनफॉल आता है या कुछ नीचे हो जाता है, 20 से 19 हो जाती हैं चीज़ें, मामला, तो किसी से शिकवा नहीं करो, अपने आप को देख लो। तो मैंने डिसीजन तो आपका अपना था। मैंने इसमें कोई शक नहीं है, 4-5 साल 6 साल बड़ा बहुत आउट ऑफ स्क्रीन गुजारा है, तो मैंने उसमें देखा कि मुझसे हुआ क्या है, कहाँ पे क्या हुआ है, उसके अजाले की है। अब अगर मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है, साफ बात है कि जितना फ़ोन मुझे बज रहा था अभी फिर किसी का बज गया तो जितना फ़ोन बज रहा था, अगर इसी में एक फ़ोन आ जाता है कि क्या हुआ, क्या है बताओ, आओ चलो आओ बैठो बात करते, कोई बैठ के कहते यार ये मैं कर रहा हूँ, ये रोल करोगे, तो मैं खुश हो जाता कि यार ये तो अच्छा हो गया। लेकिन इसके बरक्स ही हुआ। लेकिन वो बरक्स क्या हो गया कि वो जुआ सट्टा फलाना याशी और ये और वो ये जमा ही नहीं करते ये लोग तो खा जाते हैं। ये तो चले वैसे अननोन थे जिन्होंने ये बात की। एक तो दोस्त ने भी आपसे कहा कि हो सकता है वो पता नहीं कौन हो पीछे, मतलब नाम बदल के आ जाते हैं भाई। नहीं लेकिन आपके कुछ मैं कितनी फीमेल्स को ऐड कर चुका हूँ, बाद में मेल निकले। नहीं तो मुझे आपने ऐड किया, फिर कैसे मालूम हुआ कि मेल निकले हैं? तो वो फिर जब मैसेज आता है, फैसल भाई मैं रफ़ीक बात करो, मैं कहा बेटा फ़ोन तो रफ़ीका की है और तस्वीर तो रफ़ीका की लगाई तुम। तो आपने मिस चक्कर में अटेंड कर लिया। लेकिन सर ऐसे हुआ कि एक दोस्त के अलावा और दोस्त यार फैमिली में किसी और ने भी आपको इस तरह तनकीद का निशाना बनाया हो आफ्टर दिस? किसी ने नहीं, सबने सपोर्ट किया आप? जाहिर है मेरा पूरी फैमिली आई माशाल्लाह, आज भी आते हैं, फ्री में खा के जाते हैं। तो ये जो एंड में मेंशन किया ना, ये स्पेशली खानदान वालों के लिए बड़ा जरूरी होता है कि भैया ये फ्री नहीं है। एप्रिसिएशन की इंतहा है मुझे कि आते हैं वीकेंड बैठे होते हैं, खा के जाते हैं। चलो ठीक है, चलो खाते तो आते तो चलो अपने घर वाले ही खा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं फनकार बिरादरी से अभी तक कौन कौन आ चुका है? रहीम शाह, मैंने कहा ना रहीम शाह मेरा पक्का यार है, उसको बहुत गुस्सा है, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कुछ नहीं। उसके बाद आए थे वो? नहीं उससे पहले, ठीक है, पहले। और बहरहाल देखें, सहाफ़ियों में मेरा उठना बैठना हमेशा रहा, आज भी हूँ। सहाफ़ी मेरे दोस्त हैं और जिस न्यूज़पेपर से आया मैं उसमें 2.5 साल मैंने काम किया उस चैनल पे और बड़ा मुंसलिक रहा, बल्कि मेरा डेब्यू वहाँ से एज एंकर डेब्यू हुआ वहाँ से और बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन पब्लिक अल्लाह के वास्ते मत क्या ज़रूरत है इसमें, मतलब अपनी काबिलियत अगर किसी सही जगह आप लगा देंगे तो उससे किसी का ना से आपका अपना ही भला हो जाएगा। किसी को कोई भी मतलब कुछ भी करेंगे सिरा पकड़ के, आप ऐसा ना करें। ठीक है, यही आपका लास्ट मैसेज मैं कंसिडर करता हूँ फॉर ऑल दोज हेटर्स आई मस्ट से जिन्होंने ये बात शो का लास्ट मैसेज अल्लाह ज़िंदगी से ऑफ कोर्स इस सेगमेंट का लास्ट मैसेज बिल्कुल ठीक है। और हमारी तरफ से एक मैसेज ये है, जनाब के जो तनकीद करते हैं वो जाएं, ज़रा विजिट करके हैं, आज ज़रूर जाएं। आज कल में ना फैसल भाई के पास है गुलशन ब्लॉक 4, इसका फेसबुक पे जो आप पेज लाइक करेंगे तो उसके नीचे ना उसकी पूरी लोकेशन है गूगल। पहले फेसबुक पेज लाइक करना है, फिर जाके विजिट करना है आपने, और फिर रिव्यू करना है कि आपको वो पूरी चटोरी पे जो चटपटी चीज़ें हैं वो कैसी लगी। फैसल में जब मिलके किस घंटे में आप वहाँ मैसर आएंगे लोगों को? यार अभी तो मैं अभी 2-3 दिन नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह फिर ठीक है 2-3 दिन आपको भी ब्रेक देते हैं हम, आप जरूर जाएं फैसल भाई से मिलने जाएं वहाँ पर। थैंक यू फैसल भाई, आप साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।